हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हील साइको लैब। मैं इस जून 2013 पेपर 2 का सेकंड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ और मैं उसमें 25 क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो अगर आप पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है ओशन। ओ से होता है ओपननेस, जिसका मतलब होता है क्यूरियस, ओरिजिनल, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, ओपन टू न्यू आइडियाज, दैट इज कॉल्ड ओपननेस। सी का मतलब होता है कंसाइटियसनेस, विच इज मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअल, अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। एंड ई का मतलब होता है एक्स्ट्रावर्जन, मीन्स बीइंग आउटगोइंग, टॉकेटिव, सोशेबल, इंजॉइंग सोशल सिचुएशंस। एंड ए का मतलब होता है एग्रीएबलनेस, मीन्स जो टॉलरेंट हो, सेंसिटिव हो, ट्रस्टिंग हो, काइंड हो और वार्म हो, उसे एग्रीबलनेस कहेंगे। और एन का मतलब होता है न्यूरोटिज्म, जिसका मतलब होता है बीइंग एंशियस, इरिटेबल, टेम्परामेंटल एंड मूडी। तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है। अगर इसमें से एक भी वर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन इजीली से द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, द लेवल ऑफ अराउजल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस वेरीज फॉर डिफरेंट टास्क। जो लेवल ऑफ अराउजल होता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, वो डिफरेंट टास्क के लिए अलग अलग चाहिए होता है। एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, टू लिटिल अराउजल कैन बी नॉन मोटिवेटिंग। हो सकता है कि कई बार जो है थोड़ा बहुत अराउजल वो मोटिवेशन का काम ना करे, और कई बार बहुत ज़्यादा अराउजल होता है तो वो डिसरप्टेड भी हो सकता है किसी टास्क में। तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज बी। बट दोनों क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ कुछ बिहेवियर्स दिए हैं, उससे रिलेटेड जो है कुछ एक्सप्रेशन मूड दिया है, यानी हमारी बॉडी के कौन से जो एक्सप्रेशन मूड उसमें शामिल होंगे। तो जैसे टोन है तो वो वर्बली पता चलता है, कहते हैं ना हाई टोन है, लो टोन है, किस तरह की टोन है। तो आंसर विल बी टोन का हो जाएगा वर्बल, एंड क्राइंग का हो जाएगा ग्लैंडुअर। हमारे जो है एक ग्लैंड होता है जिसकी वजह से हमारे टीयर्स आते हैं आईज में, तो क्राइंग विल बी रिलेटेड टू ग्लैंडुअर। एंड लाफ जो है मस्कुलर, आपको पता है अगर हमारा लो जो ना हो, लोअर जो, तो हम शायद लाफ ना कर पाए। सो दैट इज द मस्कुलर, एंड द आईब्रो इज रिलेटेड टू फेशियल। So that is the behavior with the expression mode. So on the basis of that, the answer is A. Question number 29, a slow graded electrical potential produced by a receptor cell in response to a physical stimuli is। तो वो कहता है कि एक स्लो ग्रेडेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, रिसेप्टर सेल्स के। किसके रिस्पॉन्स में, फिजिकल स्टिमुले के रिस्पॉन्स में। तो जब रिसेप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो यहाँ पे किस की बात हो रही है, एज पर द ऑप्शन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर विल बी रिसेप्टर पोटेंशियल, क्योंकि जनरेटर पोटेंशियल कुछ होता नहीं है। ट्रांसडक्शन जो होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, विच इज लाइक सेंसेस गो इन दी थैलेमस एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अराउजल इज समथिंग डिफरेंट, सो आंसर विल बी दी ए। क्वेश्चन नंबर 13, दिस एरिया कंटेन्स सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। मैं आपको लोब्स के बारे में पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ। फ्रंटल लोब जो होता है वो प्लानिंग्स वगैरह के लिए, जो हमारे प्लानिंग्स जो होती हैं जिसमें हमारा ब्रेन यूज़ होता है, मतलब काइंड ऑफ अ प्लानिंग एंड डूइंग द थिंग्स, तो फ्रंटल लोब। ऑक्सीपिटल रिलेटेड टू विजन, टेम्पोरल इज रिलेटेड टू द हियरिंग, एंड पैराइटल इज रिलेटेड टू द पेन एंड प्रेशर। तो जो बॉडी की स्किन से जो हमें फील होता है दैट इज़, तो और सोमेटोसेंसरी की बात हो रही है तो स्किन जो हमें बॉडी के स्किन से जो फील होता है, समथिंग लाइक दैट, तो आंसर विल बी ए, पैराइटल लोब। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे वो आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है ग्लैंड्स के ह्यूमन बॉडी के टॉप से बॉटम तक। मैं आपको यहाँ दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू शो यू। तो ये देखिए, ये रहे ग्लैंड्स। तो सबसे पहले ग्लैंड अगर आप देख पा रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसका मतलब ये नंबर 1 पे है, जो ये यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड समथिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट वन, देन देर इज अ थायराइड ग्लैंड, जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 3 है आपका एडर्नल ग्लैंड, दैट इज हेयर, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एडर्नल कॉर्टेक्स एंड एडर्नल मेडुला, भी आएगा भी आगे। एंड नंबर 4 पे आपका ये जो होता है पैनक्रियास, विच इज़ रिलीज द इंसुलिन। तो ये आपका जो है ग्लैंड्स सीक्वेंस में है। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि जो दैट इज़, अगर ग्लैंड का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो दैट विल बी पिट्यूटरी, जो दिमाग ब्रेन में था, फिर थायराइड था आपके गले में, फिर एडर्नल और पैनक्रियास नीचे थे। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 32, अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दैट इज रिजिडली पैटर्न थ्रू आउट अ स्पीसीज एंड इट्स अनलर्नड इज कॉल्ड। देखिए, पहली तो वो रिजिड है, दूसरा वो अनलर्नड है।
इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कॉपी, मतलब एक जैसे प्रोड्यूस करना। इमोशंस एंड फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट विच कैन नॉट बी हियर। इमोशन और फीलिंग्स जो होते हैं वो अनलर्नड हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई बहुत एग्रेसिव है तो उसका एग्रेशन कम किया जा सकता है। फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो सकती है, पर ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती दैट इज़ कॉल्ड इंस्टिंक्ट। जैसे एनिमल्स हो गए, मान लो एक डॉग है, उसकी जो स्मेलिंग पावर है बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या आप उसको अनलर्न करा सकते हैं? वो उसकी इनबिल्ट है, इंस्टिंक्ट है उसकी खुद की, है ना। तो ये अनलर्न नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, आवर टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज अनचेंजिंग डिस्पाइट चेंज इन सेंसरी इनपुट इज एन इल्यूजन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ मैं आपको दिखाती हूँ गेस्टोल्स के। वो कह रहा है कि टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अनचेंजिंग डिस्पाइट इन चेंज इन सेंसरी इनपुट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। सपोज मान लीजिए ये एक व्हाट आई कैन से दैट इज समथिंग, मान लीजिए कोई बॉक्स है जो आपका एक फेवरेट बॉक्स है, ठीक है। मान लो उसमें आप कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ भी रखते हो। अब ये जो बॉक्स है वो अगर दूर रख दिया तो आपको वो छोटा नज़र आ रहा है, आपके सेंसेस बोल रहे हैं दिस इज लुकिंग स्मॉल, पर आपको पता है उसका साइज एक्चुअल में क्या है। तो वही कह रहा है कि टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अनचेंजिंग, हालांकि वो दिखने में भी हमें स्मॉल दिख रहा है लेकिन हमें उसका पता है कि साइज यही है ना। तो डिस्पाइट चेंज इन सेंसरी इनपुट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, तो इसे बोलेंगे परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब ये 3 तरह की होती है, शेप, साइज एंड ब्राइटनेस। ये 3 तरह की होती है। मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। देखिए ये रहा, यहाँ आप देख रहे हैं साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। इसका नेक्स्ट पेज पे भी मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने सिसरेली से लिया है और वहीं से मैं दिखा रही हूँ। देखिए मैं वहाँ दिखा चुकी हूँ, ये हो गई शेप और एक ये ब्राइट, और पीछे हम साइज देख चुके हैं। तो जब चेंजेस ना है उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब एक ये फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, बाइनोकुलर क्यूज तो आपको पता है कि जो 2 आइज से देखे जा सके। लीनियर पर्सपेक्टिव वो होता है, मान लीजिए ट्रेन की पटरी जा रही है, वो ऐसे दूर जाके ऐसे लगती है जैसे मिल रही है, इसे बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। एंड फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में अभी दिखाऊंगी, जिसमें आप एक देखेंगे कि एक वास बना होगा और ऐसा लगेगा कि 2 चेहरे हैं और बीच में वास है, ठीक है। तो अभी हम आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एज कम्पेयर टू अदर मैथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मैथड यूजली कंसिडर टू बी बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें कंपेयर टू अदर मेथड्स, जो एक्सपेरिमेंटल मैथड होता है वो बेस्ट सूटेड होता है स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। दैट्स वाई वी टेक द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट। एंड फिर वो आगे बोलता है सेकेंडरी वेरिएंस इज मोर एफिशिएंटली कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंट मेथड होता ही इसलिए ताकि जो है वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सके। तो येस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो वो आपको देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की बात कर रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च एबिलिटी टू कंट्रोल सेकेंडरी वेरिएंस, यानी आप सेकेंडरी वेरिएंस को कंट्रोल कर सके। अब देखिए सबसे ज़्यादा हम अगर किसी कहीं पे वेरिएंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा नंबर 1 पे। उसके बाद हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लास्ट आता है एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी, जिसमें हम पास्ट को स्टडी करते हैं, पास्ट, ठीक है। मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद के इफेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी है। तो अब वहाँ पे हम सेकेंडरी वेरिएंस जिस हिसाब से वो कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस हिसाब से द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर जो है 36, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सेट्स। तो पहला आता है मेडल्सा पर्सनैलिटी इन्वेंट्री गिवन बाय द आइसनेक, ठीक है। दूसरा है माइनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको किया है हैथवे एंड मैकेनले ने, एंड आई थिंक 1942 में बना था। एंड नेक्स्ट इज मिलान क्लिनिकल मल्टीटेक्सियल इन्वेंट्री, दैट इज मेड बाय द मिलान। एंड न्यू PI3 है, दैट इज मेड बाय द, जिसे अभी हमने पर्सनालिटी इन्वेंट्री का ओशन वाला देखा था, दैट इज मेड बाय द कॉस्टा एंड मैक्रे, जो इनका जनरली नाम हम देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। सो अगर इसको ऑर्डर में अगर लगाएं तो सबसे पहले आया था ये मडास्ले पर्सनालिटी इन्वेंट्री नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आया मिलान, नंबर 3 पे आया माइनेसोटा, नंबर 4 पे आया न्यू PI3। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर जो है 37, परसीविंग वन थिंग इन रिलेशन टू अदर व्हेन बोथ आर प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली।
ये फिगर ग्राउंड परसेप्शन है। मैं इसको पढ़ाने से पहले दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, ये है फिगर ग्राउंड इल्यूजन, जिसमें अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए यहाँ 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं और बीच में आपको पोट नज़र आ रहा है। देखिए ये जो है गॉबलेट पॉट है, यानी फ्लावर पॉट टाइप का, और ये आपके ये 2 फेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। दिस इज, यू कैन सी द फेसेस। तो इस यही फिगर ग्राउंड है। और इसमें क्या कहता है कि व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर, इज इट अ वाइन गॉबलेट और 2 फेसेस लुकिंग एट ईच अदर। This is an example of which is the figure and the ground seems to switch each time you look at the picture. You getting my point? So this is the thing. So that is the thing. So answer will be on the basis of that. If you go with this, तो answer will be जो हो जाएगा figure ground perception हो जाएगा। ये simultaneously नहीं है, consecutive नहीं है, successive नहीं है। The answer will be figure ground. तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ा होगा, कोई जनरल साइकोलॉजी की बुक पढ़ी होगी, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। आई हैव अ टाइम लिमिट, आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, आई एम डूइंग एवरीथिंग, वट एवर आई एम मेकिंग ऑन मेकिंग दीज वीडियोज, आई एम जस्ट डूइंग माई सेल्फ, नोबडी इज़ विद मी कोलैबोरेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनीबडी इज़ हेल्पिंग मी, आई एम डूइंग माई सेल्फ। तो आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट टू, एंड थोड़ा सा मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकूँ MCQs। तो आपसे भी ये किया जाता है कि आप एक बार थोड़ी सी एक जनरल साइकोलॉजी की बुक पढ़ें और उसको जाके एक बार रीचेक करें, और कहीं मैं गलत भी हूँ तो प्लीज़ मेक मी करेक्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, है ना। तो हमेशा आप लर्निंग करते रहते हो, तो प्लीज़ मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, एंड आई एम हैप्पी टू नो दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 38. So verbal behavior that is reinforced when someone else verbal response is repeated verbatim is called. देखिए verbatim का मतलब होता है वैसे के शब्द यूज़ करना, और क्योंकि ये क्या हो रहा है, someone verbal behavior that is reinforced when someone else verbal response is repeated verbatim, यानी बोल के सुनाया जा रहा है, तो वो सुना जा रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इकोइक बिहेवियर। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कट आंसर। ऑपरेंट और रीइंफोर्स्ड हो नहीं सकता, ऑटोक्लेटिक हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं दोनों दूसरे से कनेक्ट है, तो दिस आर नॉट कनेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल टू स्पेयरमैन्स मेथोडोलॉजी ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये जो फैक्टर्स यूज़ किए हैं, दैट इज टेट्रा इक्वेशन। देखिए स्पेयरमैन की बात हो रही है, कार्ल स्पेयरमैन की, जिन्होंने जी और एस फैक्टर दिया था इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे टेट्रल इक्वेशन इन्होंने दिया है, टेट्रल डिफरेंसेस दिए हैं। मैं बता सकती हूँ, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये डिस्क्राइब होगा, तो आई डिस्क्राइब दीज थिंग्स इन दैट क्वेश्चन। स्पेसिफिक फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस नहीं दिया था, इन्होंने जो है जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर। तो कोई न्यूरो की बात इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात की थी। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर इज 40. Dissociable subsystem operate simultaneously in each hemisphere and help us to recognize similarly at one level and difference at another level in the perceived pattern. This system consists of, ठीक है, वो देखिए सुनिए पहले, वो कहता है डिसोशिएबल सबसिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑपरेट होते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो हेल्प करते हैं सिमिलैरिटी एट वन लेवल एंड डिफरेंशिएट एट अनदर लेवल। जैसे जब भी हम दो हेमिस्फीयर से देखते हैं ना, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर से, देयर इज अ समथिंग डिफरेंस, है ना। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं देखने के मामले में, और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं परसीव करने को पैटर्न में। तो ये सिस्टम किसकी वजह से होता है, देखिए टॉप डाउन और ये जो बॉटम अप प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, ये इसके आंसर्स हो ही नहीं सकते। दैट इज समथिंग डिफरेंट टू रिकॉग्नाइजिंग समथिंग, वो जो आगे आएगा। सो इसमें बात आएगी एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी की, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, विच कैन बी ओनली फील एंड एक्सप्लेन इन वर्ड्स, नॉट टू बी, आप उसे मतलब फिजिकली नहीं दिखा सकते। एंड एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल बचा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो जब आपका 1 and 3 ऑप्शन डिलीट हो जाता है, तो आपका ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ यू गेट द आंसर सी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 41, बेस्ड ऑन आइसेंकियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो कौन सा होगा, तो सबसे पहले आता है SR लेवल, यानी आपका स्टिमुले और रिस्पॉन्स लेवल होगा। नंबर 2 पे आपका हैबिट लेवल होगा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आपके ट्रेट्स आएंगे, एंड नंबर 4 इज टाइप, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 42, स्पीड एंड पावर टेस्ट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ। समझिए पहले स्पीड और पावर टेस्ट क्या होते हैं। जब हम स्पीड टेस्ट की बात करते हैं तो वी वांट कि टाइम लिमिट, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, उसमें वो आपको बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस दे देंगे सॉल्व करने के लिए,
जो बहुत ही ईजी होंगे करने के मामले में, बट दे आर टाइम टेकिंग, और वो टाइम ही आपको लिमिटेड देंगे क्योंकि बैंकिंग में चाहिए कम टाइम में ज़्यादा टाइम, है ना। पावर टेस्ट क्या होंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, यू गेटिंग माई पॉइंट, डिफ़िकल्टी लेवल, यानी टेस्ट इतना टफ बनाएंगे लेकिन टाइम आपको भरपूर देंगे, आप आराम से करिए, लेकिन लेवल जो है डिफ़िकल्ट होगी। तो किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम लिमिट और डिफ़िकल्टी लेवल। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल का कोई लेना देना नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू 2 फैक्टर्स ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस RI इज कॉज्ड बाय 2 फैक्टर्स। पहले समझो, अभी बताया था पिछले वीडियो में मैंने, रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड और प्रो का मतलब होता है न्यू। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखिए RI की बात कर रहा है तो मतलब रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है, कॉस्ट बाय द 2 फैक्टर, वो कह रहा है 2 वजह से हो सके। एक फैक्टर तो ये हो गया कि जो हम जो है पिछला टास्क जो है उसे अनलर्न कर दें, मतलब भूल जाए, ड्यूरिंग द टाइम वन इज एंगेज टू द सेकेंड टास्क, है ना, हम उसको भूल जाएं, है ना, और अपना नया टास्क लर्न करें। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है, कॉम्पिटिशन ऑफ द फर्स्ट टास्क रिस्पॉन्स विद द सेकेंड टास्क रिस्पॉन्स दैट इनहिबिट्स द रिकॉल रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट टास्क एट द टाइम ऑफ रिकॉल। तो जब हम कंपटीशन करें फर्स्ट टास्क रिस्पॉन्स को सेकेंड टास्क रिस्पॉन्स से, जो इनहिबिट करता है रिकॉल रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट टास्क, यानी पहले वाले टास्क को, पुराने वाले टास्क को रिकॉल करने में प्रॉब्लम करता है एट द टाइम ऑफ रिकॉल। तो दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं कि हमें पास्ट को रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी रिट्रो की बात होगी तो ये देखना इफेक्ट किस पे पड़ा है। अगर ओल्ड वाले टास्क पे इफेक्ट देख रहा है, पड़ रहा है, तो इट मीन्स वो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर वो न्यू वाले टास्क पे इफेक्ट डाल रहा है तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर इज 44, वन ऑफ द डिफिकल्टीज विद द सर्वे मेथड इज, सर्वे मेथड आपने देखा होगा, बहुत फेमस मेथड है, घर घर आपके साबुन बेचने आते होंगे, सर्फ बेचने आते होंगे, और वो कहते हैं कई बार फ्री में भी देखे जाते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए सर्वे कर रहे होते हैं, है ना। सर्वे मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दैट सब्जेक्ट्स में गिव डिसऑनेस्ट एंड इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ए ऑप्शन देखो, इनएबिलिटी टू एग्जामिन चेंज ओवर टाइम, तो ये ऐसा नहीं है, ये बल्कि सबसे अच्छा तरीका होता है चेंजेस देखने के लिए। एंड द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यूज, नहीं, ये तो बहुत बड़े नंबर पे किया जा सकता है सर्वे मेथड। एंड द होम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, नॉट एट ऑल, जनरली वी गेट अ वेरी इजिली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर सर्वे मेथड। तो आंसर विल बी बी। Question number 45. In a contingency table had an opt-in frequency of 16, opt-in frequency of 16 and expected frequency of 25. What will be the contribution of this cells to the chi-square value? देखिए chi-square निकालने का एक फॉर्मूला होता है। So chi-square अगर आपको निकालना है तो what will be O minus E का होल स्क्वायर अपॉन E, ठीक है। अब यहाँ पे O का क्या मतलब है, O का मतलब है ऑप्टेंट फ्रिक्वेंसी एंड E का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। तो व्हाट इज O, 60 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ओके, एंड इफ यू डिवाइडेड बाय इट 25, तो 16 में से अगर 25 माइनस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, -9, और -9 का होल स्क्वायर करोगी तो यू विल गेट 81, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और यू विल डिवाइडेड बाय 21, सो यू विल गेट द आंसर 3.24, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज ए इज करेक्ट, सो दैट इज। एंड क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैं पैराग्राफ्स इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आजकल के जो टेस्ट हो रहे हैं नेट के चाहे एमफिल के, इस तरह के पैराग्राफ्स आते नहीं हैं, और कहीं ना ये क्वेश्चंस काफ़ी डेविएट होते हैं इनसे, तो मैं इनके सिर्फ आंसर्स बता के फिनिश कर रही हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर्स। तो 46 का आंसर है ए, ट्रू स्कोर, वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं समझा देती हूँ। रिलायबिलिटी इज द दैट इज विच गिव्स यू द रिजल्ट, मतलब रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए इस बार IQ स्कोर 100 आया और अगली बार भी 100 के आसपास ही आ रहा है, तो इट मीन्स उस टेस्ट की रिलायबिलिटी है। सो दैट इज, तो रिलायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ट्रू स्कोर, वेरिएंस एंड टोटल स्कोर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसमें एरर वेरिएंस की यूज़ नहीं होगा, जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, a newly developed test, the scores an old and even part correlated by 0.4 after applying Spearman-Brown formula. So answer will be of this is C, the correlated reliability would be greater than 0.4 and less than 0.8। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो न्यूली डेवलप टेस्ट के उसका ऑड पे जो है
इवन पार्ट पे जो कोरिलेट कर रहा है 0.4 है ना। तो कहता है कि अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करता है, अब दिस इज़ यू नीड अ फॉर्मूला, तो मैं अभी इस चीज़ पे आंसर बता के आपको निकल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर टेस्ट विद डिक्थोमियस आइटम। जब डिक्थोमस की बात करोगे तो डी का मतलब होता है टू, है ना। तो इसका अगर बात करें तो आंसर विल बी सी। ये क्रॉनबर्च अल्फा एंड कुंडल, इसको बोलते हैं KR20 और KR21। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा स्टैटिक्स रिसर्च, तो विल गेट इजीली आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट इंटर स्कोर रिलायबिलिटी इज रिलेवेंट, है ना। तो 49 का आंसर है डी। इंटर स्कोर क्यों चाहिए? ताकि आप अंदर की देख सकें कि कितने रिलायबल स्कोर आ रहा है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज नहीं, अचीवमेंट टेस्ट नहीं, आंसर विल बी इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 15। सो इसका आंसर जो है 4 है, सॉरी 2 एंड 3 है, सॉरी आई थॉट दैट इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है 2 एंड 3 है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक इन दिस केस, मैंने देखा नहीं। तो दैट इज़ दी अरे यार, आंसर दी 2 एंड 3 प्रोजेक्टिव टेस्ट भी है। ओके सॉरी। तो देखिए गलती होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गलती करने में, एंड अगर मैं कहीं गलती हूँ तो आप सिखाइए मुझे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, इफ टू ग्रुप्स आर administered द सेम टेस्ट विद अ टाइम ऑफ 8 वीक्स, वी वुड बी एबल टू कंप्यूट दैट। तो अगर वो 8 वीक्स का मतलब लगभग 2 महीने का वो बीच में गैप ले रहे हैं, अगर 2 ग्रुप्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो वो कह रहे हैं नन ऑफ द अबव रिलायबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड। ना तो उसमें प्री टेस्ट रिलायबिलिटी निकाल पाओगे, ना पैरेलल, ना ही इंटर स्कोरर। ठीक है, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। टेस्ट प्री टेस्ट का मतलब है कि आपने अभी टेस्ट किया, ठीक है, फिर उसको दोबारा कुछ टाइम री टेस्ट किया, जनरली इसको बोलते हैं 15 डेज का सही टाइम रहता है। फिर होता है पैरेलल फॉर्म, आप पैरेलली कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं रिलायबिलिटी चेक, फिर आप इंटरनल स्कोर्स मिला के देख रहे हैं, तो ये कोई भी काम नहीं आएगा, आंसर विल बी 50। एंड June 2013 paper is finished, paper 2. And if you people like this video, please like, subscribe and share. Thank you.